नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज मैं आपके सामने विगत शिफ्ट में जितने प्रश्न आए हुए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं लेके आया हूं। कुछ वीडियो हमारे पढ़ चुके हैं इन प्रश्नों से संबंधित, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाली शिफ्टें और आने वाले फेज़ों में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस में। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं और इससे आप आइडिया लगाएंगे कि किस तरह से जो बच्चे दे चुके हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो बच्चे देने वाले हैं वो यहाँ से अपना चीज़ें देखें और एनालिसिस करें कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, और वहीं से तैयारी करके जाएं। ज़्यादा फोकस उन्हीं बिंदुओं पर करें जिससे उनके प्रश्न सही होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर किस प्रकार के वनों का क्रम देखने को मिलता है। जब हम उत्तरी ध्रुव से, हम लोग पृथ्वी पर अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव से जब हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं यानी विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो वनों का प्रकार देखने को हमको मिलेगा। किस प्रकार का वन ऊपर मिलेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर भूमध्य रेखा तक आते आते किस प्रकार का वन मिलने लगेगा। तो वो क्रम है टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। उसके बाद सबसे नीचे जो मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप टुंड्रा टैगा याद कर लीजिए। सबसे ऊपर जो मिलेगा आपको टुंड्रा मिलेगा, फिर उसके बाद टैगा मिलेगा। ठीक दोस्तों, टुंड्रा टैगा याद कर लीजिए। अंतिम में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलता है, फिर उसके ऊपर जस्ट समशीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, के कस्तूरी रंगन जो कि पूर्व इसरो अध्यक्ष रह चुके हैं और डॉक्टर के सिवान अध्यक्ष हैं, इस वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, की उपस्थिति में, क्वेश्चन आप ध्यान सुनिएगा, कि उपस्थिति में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को कहां पर किया गया। ठीक है, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को कहाँ किया गया। देखिए बहुत पुराना 2019 से करंट अफेयर है, कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों इसरो हेडक्वार्टर यानी बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। क्वेश्चन आया था, बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन है। माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, तो दोनों ही तरह की सोशल नेटवर्किंग साइटें ही होती हैं। माइक्रो जो ब्लॉगिंग करते हैं और नेटवर्क सोशल नेटवर्क साइटें होती हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें बताना था आपको कौन सा नहीं है। तो उसमें जो आपका आंसर जो था वो था पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट याद रख लीजिए, मैं अभी कुछ उदाहरण भी आप लोग को दे दूंगा। पिंटरेस्ट, तो ये पिंटरेस्ट नाम की जो वेबसाइट है, आप लोग इसमें देखिए, इसमें इमेजेस, अच्छी क्वालिटी के इमेजेस देखने को मिलते हैं। ये एक तरह की क्या है, अमेरिकन इमेज शेयरिंग सिस्टम होता है एक तरह का ये। तो वहाँ से ये आप इमेजेस वगैरह किसी चीज़ की देख सकते हैं। वहाँ पर जाके कोई सीनरी है, किसी प्रकार की पिक्चर आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जो अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। तो जैसे कि अगर हम लोग ट्विटर की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। ठीक है ना। टम्बिर की बात करें, TUMBIR, प्लर्क की बात करें, PLURK, प्लर्क की बात करें, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइटें हैं। ठीक है, लेकिन पिंटरेस्ट एक इमेज प्रोवाइड करती है, ऐसी साइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप में कौन सा हार्मोन होता है। तो पादप में मतलब पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो कई हार्मोन दे रखे होंगे ऑप्शन में, उसमें से एक कोई हार्मोन आपका आंसर होगा जो पादप हार्मोन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन है। जैसे कि साइटोकाइनिन की बात करें, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है, ये सभी फाइटो हार्मोन है, मतलब पादप हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि जो मैंने पादप हार्मोन के नाम लिए हैं, आप बुक में खोलिए उसको और कौन कौन से हार्मोन पादप हार्मोन है उनको याद करें और उनके कार्य क्या है वो भी देख लें। उदाहरण के तौर पे अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो ये कोशिका विभाजन और बीज के अंकुरण में इसका पार्टिसिपेट करते हैं। एथिलीन की बात करें तो ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि में सहायता करता है और ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय हार्मोन है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ें। एथिलीन। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये क्या है,
पौधे की वृद्धि को रोक देता है। एब्सिसिक एसिड जो है वह पौधे की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको याद करें। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी हमारा पादप हार्मोन है। तो ये क्या करता है, ये जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पत्तियों के गिरने से, फलों को गिरने से रोकता है। तो ऑक्सीजन ऐसा काम करता है। तो आपने सुना ध्यान से, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बुक खोलिए, उसमें देखिए आप चीज़ें, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सबसे पहले जान लीजिए 2014 में हुआ था। 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक तरह से बच्चों का टीकाकरण करने वाला एक तरह का अभियान है, मिशन इंद्रधनुष। और इसके अंदर टीके की जो संख्या है जो बच्चों को लगाई जाती है, 7 टीके लगाए जाते हैं। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। वो जो 7 टीके हैं वो कौन कौन से, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है और हेपेटाइटिस बी। तो ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, 7 हैं। 7 टीके लगाने की बात कही गई है इसमें। 2014 में इस मिशन को लाया गया था, मिशन इंद्रधनुष को। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसलिए 7 टीके, 7 तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए टीका लगने की बात की गई है। 7 प्रकार के टीके लगेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को, याद रखिएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर डे कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, आदि ग्रंथ का संबंध किससे है। तो आदि ग्रंथ बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। आदि ग्रंथ का जो संबंध है वो सिख धर्म से है। और याद रखिएगा आदि ग्रंथ को कंप्लीट किसने किया था, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में इसको मतलब कि पूरा कर लिया था आदि ग्रंथ को। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एचटीएमएल को डिस्कवर किसने किया था। तो एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसका आविष्कार जो है सर टिम बर्नर ली ने किया था, 1991 में किया था। सन भी देखिए, किसी प्रोग्राम का या किसी लैंग्वेज का या किसी चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ के एप्लीकेशन की खोज के ऊपर सन भी पूछ ले रहा है। तो याद रखिएगा किसने खोजा और कब किया था, हल्का से ये भी ध्यान दिए। कम से कम पुराने क्वेश्चन जो अब रिपीट हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं परीक्षा में, पता चल रहा है। ठीक है, तो याद करके जाइएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस राज्य में एक से ज़्यादा लोकसभा सीट है। तो दोस्तों एक से ज़्यादा लोकसभा सीट जो है वो ये जो पूछा गया है, बहुत से राज्य हैं एक से ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है वो पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में पूछा गया। पूर्वोत्तर 7 सिस्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो वो जो 7 सिस्टर है पूर्वोत्तर राज्य है, उसमें कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो वो है मेघालय दोस्तों। तो मेघालय के पास 2 सीटें हैं लोकसभा की। वैसे सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास है पूरे भारत भर में, तो यूपी के पास है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और जब लोकसभा सीटें यूपी के पास है तो राज्यसभा सीटें भी यूपी के पास ही सर्वाधिक होंगी। तो 31 सीटें यूपी के पास हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले 552 सदस्य हुआ करते थे लोकसभा में, अब 2 कम हो जाएंगे क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण मिलता था वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इस तरह से 550 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, फैक्ट ज़्यादा है इसमें। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा IGIDR कहाँ पर है, IGIDR यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पर है। तो दोस्तों ये मुंबई में है, याद रखिएगा। देखिए इस तरह से पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूट से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो याद रखिएगा मुंबई में ये इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण 2020 खेल क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो पद्म भूषण 2020 PV सिंधु को दिया गया है, खिलाड़ी हैं PV सिंधु को दिया गया है, बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस पे भी देखिए परीक्षा में प्रश्न, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो पृथ्वी दिवस 2020 की जो थीम है वो क्लाइमेट एक्शन है, मतलब जलवायु कार्रवाई है इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो आवर्त सारणी पढ़ते हैं आप, उसका जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया किस आधार पर किया गया, तो वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया दोस्तों, ना कि परमाणु भार पे। पुराना जो था पुराना जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पे थी। अब जो वर्तमान में जो मतलब आधुनिक है वो परमाणु क्रमांक पे है। आप लोग पढ़ते हैं ना परमाणु भार परमाणु क्रमांक, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका, अब तक ये कई फेज़ों में आ चुका है रेलवे के, जो अभी हाल ही में हुए हैं। किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1921 चला था, तो 1914 से 1921 और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे, तो उनकी याद में अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार थे, या देखिएगा, ठीक है। और इसको ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई? देश बंधु, तो इसे देश बंधु चित्तरंजन दास जी को देश बंधु की उपाधि दी गई है। देश बंधु इसलिए दिया गया था क्योंकि CR दास यानी चित्तरंजन दास जी ने अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल में, मतलब उनके उत्थान के लिए सारी संपत्ति त्याग दी थी, मतलब दान में दे दी थी, ठीक है। इसीलिए इनको देश बंधु कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ पे किया? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में ये स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीमेंट रिचर्ड एटली किस कमीशन के साथ भारत आए थे? तो क्लीमेंट रिचर्ड एटली का नाम आपने सुना होगा, ये किस कमीशन के साथ भारत आया? तो कमीशन नाम ले लिया तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था मुंबई पे, सबसे पहले लाहौर, उसके बाद मुंबई में भारत में प्रवेश किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? देखिए आप, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, हल्की सी भी देखी होगी, तो आप आइडिया लगा लेंगे कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा है कांग्रेस में, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा किसमें किसमें लोग थे। तो इसमें जो ऑप्शन आंसर जो था BR अम्बेडकर नाम दे रखा था, ये किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया है। दादा भाई नौरोजी ने किया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया है, एनी बेसेंट जी ने भी किया है, सबने किया, लेकिन BR अम्बेडकर जी ने नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन 30 का संबंध किससे है दोस्तों? तो साइक्लोन 30, अब ऐसा लगेगा कि साइक्लोन है कोई चक्रवात के बारे में से जुड़ा होगा। साइक्लोन 30 का संबंध किसी चक्रवात से नहीं है। यहाँ पर साइक्लोन है तो चक्रवात उसकी मीनिंग हो सकती है। इसका संबंध कैंसर के उपचार से है। साइक्लोन 30 का संबंध कैंसर के उपचार से है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर सिटी है, वहाँ पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग जानते हैं कि हर साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है जिसने अपना पूरा जीवन फिल्म में, सिनेमा में दिया हो, तो याद रखिएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आजीवन भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है। 2018 में अमिताभ बच्चन जी को इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इसमें एग मार्क का हेड ऑफिस कहाँ पर है दोस्तों? तो एग मार्क का हेड ऑफिस कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका जो एग मार्क जो लगता है उसका हेड ऑफिस हरियाणा में है, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में है। और इसका ये प्रमाणित करता है, कृषि उत्पादों को प्रमाणित करने का काम करता है कि ये सही है, उसका प्रमाणीकरण करता है, उसको सर्टिफिकेट प्रदान करता है एग मार्क एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल से आया, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान, मतलब कॉलेज वगैरह हो गया, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चलाने के लिए उनको ये अधिकार किस आर्टिकल में दिया? तो आर्टिकल 30 में दिया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 30 में ये अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है था? वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चल रही हैं,
ठीक है ना, क्या दिखेगा। तो वर्तमान में पंचवर्षीय योजना तो नहीं चल रही है, लेकिन 2012 तक पंचवर्षीय योजना चली हैं। तो 2012 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, ये पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था? तो ये रूस से लिया गया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसके जो अलग अलग पार्ट हैं, जो अलग अलग अनुच्छेद हैं, या उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, वो सभी की सभी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से ली गई हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री से लिए, खुद से भी बनाए गए हैं, लेकिन बहुत जगहों से लिए भी गए हैं। तो वहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है। उसी तरह से ये पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। और रूस से और क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर जो कि पंजाब में है, पहले इसका नाम क्या था? तो अमृतसर जो कि पंजाब में, पहले इसका नाम जो था रामदासपुर नाम था, रामदासपुर इसका नाम था, रामदासपुर। तो रामदासपुर इसका नाम था, अमृतसर पंजाब में जो है, याद रखिएगा। तो गुरु रामदास जी के नाम पर इसका नाम था पहले, बाद में इसका नाम अमृतसर रख दिया गया है। अमृत सरोवर, चूँकि वहाँ पर एक सरोवर तालाब है, उसका नाम अमृत सरोवर है, उसी का आधार पर उसका नाम पड़ा अमृतसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, किस जगह पर जंतर मंतर वैधशाला नहीं है? तो जंतर मंतर वैधशाला के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। जंतर मंतर वैधशाला जो है, ये सवाई जयसिंह राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था इन वेधशालाओं का। कई वेधशालाएँ कई जगहों पर स्थापित की गई हैं, उसमें से एक वेधशाला नहीं है जो कि इंदौर, जो ऑप्शन में था आपके, इंदौर में कोई वेधशाला नहीं है जंतर मंतर से जुड़ा हुआ। कहाँ कहाँ है? तो जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी में ये वेधशालाएँ स्थित हैं, ठीक है। पहली वेधशाला जो स्थापित की गई थी 1725 में, दिल्ली वाली, जहाँ पर आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जंतर मंतर पे लोग धरने पे बैठे हैं किसी मुद्दे को लेकर, या सरकार के अगेंस्ट किसी बिल को लेकर जंतर मंतर में बैठे हैं, या किसी मुद्दे को लेकर या किसी चीज़ के समर्थन में बैठे हुए हैं। तो जंतर मंतर में बैठते हैं। तो जो जंतर मंतर दिल्ली वाला है वो सबसे पहले स्थापित किया गया था, जो कि 1725 में स्थापित किया गया था। उसके बाद जयपुर वगैरह और अन्य जगह, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में स्थापित किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूएन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है? यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूएन की। इसकी ऑफिशियल भाषा कौन सी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा है, तो आप आइडिया लगा पाएंगे कौन सी भाषा नहीं है। तो अरेबिक इसकी एक भाषा, ध्यान से सुनिएगा, अरेबिक इसकी भाषा है। चाइनीज़ इसकी भाषा है, मंदारिन जिसे बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है और स्पेनिश, ये भाषाएं ऑफिशियल हैं। इसके अलावा कोई अगर और भाषा दे रखी होगी ऑप्शन में, तो वही आंसर आपका नहीं होगा। तो कौन कौन सी? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है और स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कोई एक आर्टिकल दिया गया होगा ऑप्शन में जो मौलिक अधिकार नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार 12 से लेके, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। उन अनुच्छेदों को जाके पढ़िएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर मुख्य रूप से आपको बताता हूँ मैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब अधिकार दे रहे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। तो आप जाके जितने मौलिक अधिकार हैं उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। 12 से 35 तक दिया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। उन मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकारों से आ रहा परीक्षा प्रश्न। 1982 में स्थापित समुद्र राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। गुजरात में समुद्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर जम्मू कश्मीर में केसर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सी जगह? सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर में केसर के लिए प्रसिद्ध है। वो उस टाउन का नाम क्या है या उस ज़िले का नाम क्या है? तो उसका नाम है पैम्पोर, जो कि पुलवामा में पड़ता है। तो पैम्पोर नाम है उसका, ठीक है। ये सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर की संज्ञा भी दी जाती है इसको। तो सैफरॉन टाउन या सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर, जो कि पैम्पोर, जो कि पुलवामा ज़िले में
स्थित है। तो केसर, इसलिए क्योंकि केसर का उत्पादन वहाँ सर्वाधिक हो रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर, और सैफरॉन का मतलब केसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संसाधन मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पादित होते हैं और मानव जाति उसका उपयोग करती है? ठीक है ना, तो हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पादित होती है और मानव जाति उसका उपयोग करती है, तो जानते हैं क्या करती है। ठीक है ना, वो है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी, जलवायु, ऊर्जा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है, उसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश नहीं है? तो आपको पता है कि 5 देश हैं, उसके अलावा कोई नाम आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधार गृह योजना का संबंध किससे है? तो स्वाधार गृह योजना का संबंध है महिलाओं से संबंधित है। ये उनके लिए लाया गया है जो दहेज की प्रताड़ना की शिकार हुई हों, घरेलू हिंसा की शिकार हुई हों, अन्य किसी कारण से उनको घर से निकाल दिया गया हो, जिनके पास कमाई का किसी प्रकार का जरिया ना हो, तो उन्हें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए स्वाधार गृह योजना लाई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर मार्च 2019 में भारत और किस देश के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किया गया? एक समझौता किया गया जो कि सड़क बुनियादी क्षेत्र को लेकर है, ढांचा क्षेत्र को लेकर है, और में प्रौद्योगिकी का सहयोग देना है। तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रिया के साथ किया है, याद रखिएगा। चांदी को हवा में खुला कर छोड़ दिया जाए तो क्यों काला पड़ जाता है? क्वेश्चन आया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेता है चांदी, तो इसीलिए वो काली पड़ जाती है। और जो प्रोडक्ट बन के आता है, जब वो चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं उसे। तो सिल्वर सल्फाइड बनता है चांदी जब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AR रहमान को 2 ऑस्कर पुरस्कार कब मिले थे? तो 2009 में ये ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में उनको ये अवार्ड दिया गया था, 2009 में दिया गया था। और मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था स्लम डॉग मिलेनियर, जिसमें 2 ऑस्कर अवार्ड भारत में भी आए थे AR रहमान के माध्यम से। ठीक है ना, तो एक तरह के सिंगर हैं। ठीक है, म्यूजिक वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा ई-सहज पोर्टल शुभारंभ किया गया है? तो ई-सहज पोर्टल की शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसानों को 6,000 रुपये की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जा रही है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की राशि PM किसान सम्मान निधि योजना जो कि 2019 में लाया गया था, उसके तहत दिया जा रहा है। इसके देखिएगा अच्छे से, इसकी जो शुरुआत है 2019 में किया गया था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं उसमें 2-2 हज़ार रुपये की करके किस्तों में ये दिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है? तो शिप्रा नदी किनारे जो कुंभ मेला लगता है वो उज्जैन का कुंभ मेला लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो और कुंभ मेले लगते हैं वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। जो 2021 का जो कुंभ मेला लगना है वो हरिद्वार में लगना है, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अर्ध कुंभ भी प्रयागराज में मनाया गया। ठीक है ना, तो वो भी याद रखेंगे आप लोग। पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई? तो पेटा इंडिया की स्थापना 2000 में दोस्तों की गई है। पेटा इंडिया नाम है पूरा, देखिएगा। पेटा नाम का भी एक संस्था है, तो वो भी देखिएगा। तो पहले पेटा इंडिया बता दे रहे हैं आप लोग को। तो पेटा इंडिया जो है 2000 में इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। तो मुंबई में दोस्तों पेटा इंडिया की स्थापना की गई।
पेटा इंडिया बोले, इंडिया शब्द लिखा हुआ जरूर ध्यान दें। अगर सिर्फ पेटा की बात करें तो ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, पेटा सिर्फ। लेकिन जब पेटा इंडिया जब आएगा तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या है, पशुओं के साथ जो अनैतिक व्यवहार होता है उस पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है, पेटा इंडिया का और पेटा का भी। ठीक है, तो एक पुराना है एक नया है। जो पेटा इंडिया है वो 2000 वाला है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किस ब्रिटिश अधिनियम का विरोध किया था? तो एक तरह से अधिनियम नहीं है यहाँ पर, एक तरह से अधिनियम नहीं कहेंगे। जो क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी ने एक कमीशन आया था, तो उसका नाम था साइमन कमीशन, जो कि 1928 में भारत में आया था, लाहौर में, उसके बाद मुंबई में। तो लाहौर में जब आया था तो उसका विरोध कर रहे थे, जिसके चलते उनको काफ़ी चोटें आई थी, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो वो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो साइमन कमीशन आया था, ये इसका उद्देश्य था जो कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार आया था उसका समीक्षा करना था। इसका एकमात्र उद्देश्य था साइमन कमीशन का। चूँकि विरोध इसलिए किया जा रहा था वहाँ पर क्योंकि इस कमीशन के अंदर, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, उसमें भारत के एक भी सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए ऐसा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? तो बहुत फेमस प्रश्न है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके तहत ब्रिटिश ने अपनी वर्चस्व को स्थापित किया था। पूर्ण रूप से बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, वहाँ पर उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था भारत के अंदर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, योजना से आया है। किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा तक, याद देखिएगा 18-70 मतलब वरिष्ठ नागरिकों तक का यहाँ पर पूरा हिसाब किताब है। तो 18-17 वर्ष की आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। तो ये जो योजना है उस योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 2015 में आई थी। कलकत्ता से इसको लाया, कलकत्ता में इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 आयु तक का 2 लाख रुपए तक का ये दुर्घटना बीमा है, तो सुरक्षा बीमा योजना है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फीवर यानी काला जार किस कारण से होता है? तो ये एक परजीवी है, एक कोशिकीय परजीवी जिसका नाम है लिस्मानिया, उसके कारण होता है। बालू मक्खी नाम है उसका। तो ये तरह से उसी से ये होता है। तो याद देखिए, काला जार लिस्मानिया नामक परजीवी से होता है, जो कि बालू मक्खी पर रहती है। मतलब कि परजीवी है बालू मक्खी के ऊपर। तो बालू मक्खी संपर्क में जो आता है, अगर उसके ऊपर ये परजीवी है तो वो जब मानव के संपर्क में आएगा तो लिस्मानिया जो होगा वो मानव की बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, तो इससे काला जार हो सकता है। ब्लैक फीवर का नाम दिया गया है। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला है? तो कुछ आंसर है श्री छन्नू लाल मिश्र को मिला है, यूपी के हैं, कला के क्षेत्र में उनको दिया गया है। तो आप आसानी से करिएगा, देख लीजिएगा पद्म विभूषण और पद्म भूषण किन किन लोगों को दिया गया है और किस किस क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संविधान के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया? तो 22वें राज्य का दर्जा जो दिया गया दोस्तों, वो 36वां संविधान संशोधन 1975 है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के लिए 22वें राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। लेकिन उससे पहले उसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएटेड स्टेट दिया गया था 1974 में। 35वें संविधान संशोधन, दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आते हैं। 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। 35वां 1974, 36वां 1975। पहले वाले में सह राज्य का दर्जा है, एसोसिएटेड स्टेट है। दूसरे वाले में पूर्ण राज्य है, कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी किस गवर्नर जनरल की है? सर्वोपारिता का नियम है। सर्वोपारिता का मतलब यह है कि ब्रिटिश राज जब चाहे भारतीय राज्य को अपने अंदर धमकी के माध्यम से संलग्न कर सकती है, जोड़ सकती है। यह सर्वोपरिता का नियम है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी बोला जाता है। तो किसकी है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की है ये, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स की 1823 में ये तक रहे हैं ये, ठीक है। सर्वोपरिता का नियम जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 मई को ये लाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष
मंत्रालय का पुराना नाम क्या है? तो आयुष मंत्रालय जो है उसका पुराना नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी नाम है, इसका पुराना नाम है। ठीक है, और आयुष जो है, हो सकता है इसमें पूछ ले, तो आयुष का जो फुल फॉर्म है वो ए से, जो यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आयुष मैं लिख दे रहा हूँ आयुष। तो जो आयुष, ए जो है आयुर्वेदा है, वाई से योगा है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है और एस से होम्योपैथ है। तो आयुष का ये फुल फॉर्म हो सकता पूछ ले परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट हेतु किसे 2009 में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी का ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है गोल्डन ड्रम प्रोजेक्ट के लिए 2009 में, तो जाकिर हुसैन साहब को दिया गया था। बहुत पुराना अवार्ड है, देखिए कितना कहाँ कब का क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा संभव भी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाना, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन आ चुके हैं उनको तो देख के जाइए, 100 आइडिया लगा पाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगपो या दिहांग किस नदी का अन्य नाम है? तो सांगपो और दिहांग जो नदी है उसका अन्य नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र है, याद रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग होता है। जब तिब्बत में होती है तो यारलुंग सांगपो होता है, यारलुंग सांगपो पूरा नाम है, सांगपो मैंने बोला था। जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसका ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति वोटों की दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में जीते थे? तो देखिए बहुत ही अलग हटके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। भारत का के कौन से राष्ट्रपति वोटों की दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में जीते थे? आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, जनता नहीं चुनती उन्हें, ठीक है। चुनता कौन है? जब जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो वहाँ पर एकल संक्रमण मत पद्धति का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर फिर चेक किया जाता है कि किसको ज़्यादा वेटेज मिला है, ठीक है। तो वहाँ पर दूसरी वरीयता के मतों की जब गिनती होती है तब चुने जाते हैं। और अक्सर क्या होता है, पहली बार में ही चुन लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी मत तक पहुँचते ही नहीं है, ठीक है। तो वो कौन थे? तो वीवी गिरी थे, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। वीवी गिरी भारत के अंदर चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, और इनको दूसरी वरीयता के मत को की गिनती जब होती है तब उनको चुना जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रथम महीना कौन सा है? तो शक संवत का प्रथम महीना दोस्तों वो है चैत, याद रखिएगा। चैत जो है वो शक संवत का प्रथम महीना है। अंतिम महीना फागुन है। तो महीना जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो शुरुआत होती है वो चैत मास से शुरू होती है और फागुन मास पे ख़त्म होती है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। बाल्डो छम, याद रखिएगा, बाल्डो छम जो नृत्य है कहाँ का है? तो बाल्डो छम जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बायो रिफाइनरी कहाँ पर खोला गया? दोस्तों तो पहला बायो रिफाइनरी जो है ये पुणे यानी महाराष्ट्र में खोला गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा हार्मोन पशुओं से संबंधित है? तो इंसुलिन जो है पशु संबंधित है। इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो पौधों से यानी पादप हार्मोन थे, फाइटो हार्मोन थे। नाम है उनका जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरासस्यन। अंतरासस्यन का मतलब होता है खेती बाड़ी, सस्यन मतलब फसल उगाना होता है, सस्यन करना। तो अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग नाम दिया जाता है इंग्लिश में। किससे संबंधित है? तो ये जब क्या करते हैं, खेतों में जो खाली जगह होती है वहाँ बीच बीच में कोई अन्य फसल जब हम लोग बो देते हैं उसे बोलते हैं अंतरासस्यन। मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मुख्यालय कोलकाता में है? तो कई इंस्टीट्यूट के नाम दिए थे, उसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था जो कलकत्ता में था, उसका नाम था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
याद रखिएगा। और बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? कोलकाता में हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन था, लेकिन रीजनिंग में पूछ लिया गया था। मतलब है रीजनिंग का भी कह सकते हैं उसको, बेमेल वाला क्वेश्चन जो रीजनिंग में आता है, उसमें पूछा, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, शांतिवन, राजघाट, किसान घाट और स्मृति वन। तो ये कौन सा बेमेल है? तो आप लोग अगर आप लोगों ने जीएस पढ़ा है थोड़ा सा, तो आप लोग आइडिया लगा लेंगे कि ये सब जो घाट है ये समाधि स्थल है महान पुरुषों की, जो कि हमारे प्रधानमंत्री और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका समाधि स्थल है वहाँ पर, तो उनके नाम रखे गए हैं। तो स्मृति वन नाम का कोई नहीं है, ठीक है ना। जो है उसमें विजय घाट जैसे हो गया, आपका शांति घाट हो गया, वन हो गया, जो शांति वन जो जवाहरलाल नेहरू के लिए, शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी के लिए, चैत्य भूमि बी आर अम्बेडकर के लिए, किसान घाट चौधरी चरण सिंह के लिए। नाम याद रखिएगा, किसान घाट आजकल जान ही रहे हैं आप लोग, किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान घाट जो किसानों के वो मतलब बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, हो सकता है वहाँ पर परीक्षा में प्रश्न अराइज हो जाए। तो आज के लिए इतना ही है। इन प्रश्नों से आप आइडिया लगा पाएंगे कि कहाँ से प्रश्न अराइज हो रहे हैं। तो कम से कम अगर 40 प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर आप आइडिया लगा के 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन अटेंड कर ले जाएंगे, तो आप सकारात्मक होंगे। बाकी आपके लिए मैथ और रीजनिंग में तो अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हर फेज़ में, हर शिफ्ट में जो टफ देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।